जो रिचेस्ट है पूरी दुनिया में, क्या वो भी मैनिफेस्टेशन का सहारा लेते हैं, लिया होगा? बड़ा खतरनाक गाना है, प्लीज अपने बच्चों को और अपने घर में मत चलाइएगा। अगर कोई बंदा प्यार में है और वो लव ब्रेकिंग सॉन्ग सुन रहा है तो उसका ब्रेकअप हो जाएगा? ब्रेकअप ही नहीं होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। क्या ये गानों का फर्क है? पूरा नैरेटिव आपको बेचा जाता है। हाउ थायराइड कैन बी क्योर्ड? थायराइड तो डिजीज कहाँ है सर ओबेसिटी भी इसी में आती है। ओबेसिटी तो बहुत सिंपल है सर। सर फैटी लीवर भी इसकी वजह से होता है। वो तो आपके जितने भी क्रीम लगा रहे हो और ये साबुन से नहाते हो, शैम्पू लगाते हो। फूड के बारे में तो अब मैं बात करूंगा, आप 4 चीज़ें छोड़ देंगे सारे पतले हो जाएंगे यहाँ इस देश के लोग। सिर्फ 4 चीज़ छुड़वा दूंगा। भाई साहब उस नमक में कितने गुण हैं, अगर आपने उसको पढ़ लिया ना तो आप माथा पीट लेंगे कि यार ये तो स्वर्ग तो ये रहा मेरी बॉडी का। उसको सब्जी में ला के खा सकते हैं, नॉर्मल खाने में डाल के खाया जा सकता है। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, तो जो भी लोग ये कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, उनके लिए ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है बेसिकली। मैं बता रहा हूँ आगे वो कैसे काम करा वो भी मैं बता दूंगा सर। ये भी पूछेगा कि कुछ लोगों के लिए कैसे काम करा, ये भी सवाल पूछ लीजिएगा, इसे जरूर याद करिएगा। फिर आपका सारा का सारा इस पॉडकास्ट का सबसे जो बेस्ट जिस्ट है लोगों को मिल जाएगा। अगला सेंटेंस पूछता हूं मैं। आपके पास एक घर में एक एल्बम पड़ी है, एल्बम का आप देखते हैं, अचानक एक फोटो आया जिसमें 50 लोगों के बीच में आपका अपना फोटो है। आपकी आंखें कहाँ जाती हैं? अपनी फोटो। अपने फोटो पर। बिकॉज हम सबसे ज्यादा आई को लाइक करते हैं, सेल्फ को लाइक करते हैं। वहां पर कहाँ हैं आप? आप यहां पर है, वहां पर आपका हो सके फोटो और वो भी स्टिल, तो उसके साथ तो रिलेशन ही नहीं है। कुछ लोग अपना फोटो भी लगा लेंगे ना उस कार के ऊपर। अगला सेंटेंस सर सुनेंगे तो आप बस इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। मैं और आप नीचे खड़े हो जाएं मेन रोड पर सुबह, ठीक है, और शाम तक खड़े रहें तो 10, 15, 20 हजार लोग निकल जाएंगे हमारे सामने से। कितने लोग याद रहेंगे आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद? अगर मैं उनको जानता नहीं तो शायद एक जो भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, एक भी नहीं। एक भी नहीं। लेकिन अगर उसे उन 10,000 लोगों में से एक आदमी को सचमुच में सींग और पूंछ निकली हुई हो, वो अलग लगेगा। अब आप भूल सकते हैं इस आदमी को? नहीं। पता है क्यों नहीं भूल याद रखेंगे इसको आप? क्यों नहीं भूलेंगे? बिकॉज इट वॉज यूनिक। क्योंकि ये यूनिक था। और आप 20 साल बाद भी अपने नाती पोतों को बताएंगे, एक समय था भाई, मैंने एक आदमी को देखा था, सींग वाला था और पूंछ थी। दादा ये तो आप कह रहे थे चेन्नई में। अरे नहीं यार, दिल्ली एनसीआर की बात है वो। दूसरी बात है कि आप क्या सुबह क्या खाए ये भूल गए, लेकिन 20 साल बाद पहली घटना याद है। बिकॉज आप यूनिक है। जो भी चीज आपकी लाइफ में यूनिक होती है वो आपका माइंड प्रोग्राम होता है। जीवन में याद रखिएगा, जिस आदमी ने आपको आई लव यू सबसे पहले बोला था ना, ऑपोजिट जेंडर, वो आज भी याद है आपको। जिस टीचर ने आपसे कहा था कि मोहित तुम सब कुछ कर लोगे, और जिस टीचर ने ये भी कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वो भी याद है। जो घटनाएं आपके पास याद हैं वो जो नॉर्मल नहीं है, वो यूनिक है। किसी ने आपको इंसल्ट किया, ये यूनिक था। एक आदमी, एक 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 दोस्त है आपका, रोजाना मुझे मेरा दोस्त हेलो करता है, हाथ मिलाता है, गले लगता है, और एक दिन वो भरी पार्टी में मुझे अब्यूज करने लगे, गाली देने लगे। याद रखिएगा, ये घटना जीवन भर याद रहेगी। कितनी बार हाथ मिलाया ये भूल जाऊंगा। और एक आदमी जिसको गाली खाते रहता है, उसे कोई गले लगा ले तो वो भी उसके लिए यूनिक है। याद रखिएगा, हमारा ब्रेन सिर्फ 1 सेकंड में पूरी तरह से प्रोग्राम हो सकता है, महीनों तक नहीं, अगर वो यूनिक पिक्चर बन जाए तो। इसमें यूनिक क्या है? ये तो फोटो है। इवन बाहर चलने वाली कारें वो हैं, कम से कम मूव कर रही हैं। आप इसे देख रहे हो। मैं बताता हूं, ये कार चाहिए ना, इंटेंसिटी मैं बता रहा हूं सर। इंटेंशन चाहिए ना कार की, इंटेंसिटी चाहिए ना। मैं कहता हूं आंख बंद कर, धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स कर। उल्टी गिनती गिनवाता हूं, 10 और रिलैक्स कर, और रिलैक्स कर, धीरे से खो जा। अब मैं उसके कान में बोलता हूं, थिंक ऑफ द कार ऑफ योर कलर। उसका साइज क्या है, उसका दरवाजा खोलो, दरवाजे का इस समय टेम्परेचर को महसूस करो, कौन सी उंगली पर टेम्परेचर आ रहा है। दरवाजा बंद करिए, इसे स्टार्ट करिए। बगल में ऐसा कौन इंसान बैठा है जिसके लिए ये कार खरीदी है? बेटी है, माँ है, पापा है। उनसे क्या सुनना चाहोगे? डैड यू आर माई हीरो। सुनो, और बार सुनो, कई बार सुनो। कौन सा गाना चल रहा है, खुशबू उसकी लेनी शुरू करो। पार्क कहाँ की है, गाड़ी की गैराज कहाँ है, आपकी ड्रेस क्या है। उस आदमी ने आपके गियर वाले हाथ पर हाथ रख दिया है। पापा यू आर रियली माई हीरो। फील करो इस हाथ को। उसकी आंखों में चमक देखो अपनी बच्ची की इस कार को देखकर। अब ये कार आ जाएगी। आप क्या कहते हैं, एक दिन मैं भी कार लूंगा। रीजन क्या है?
माइंड जब तक 86 बिलियन न्यूरॉन को जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, वो आपको कोई भी मीनिंग नहीं देंगे काम करने का। सर आप मतलब आप ये कह रहे हो कि विजन बोर्ड काम नहीं करता, चलिए मान लिया, लेकिन उनकी कैसे कंप्लीट हो रही है विजन बोर्ड से, जो कह रहे हैं कि हमने ये लगाया और हमारा सपना पूरा हो गया? मतलब विजन बोर्ड आपने कह दिया कि जिन्होंने आज तक करा है वो ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं उसकी वैल्यू। मैं आपको कह रहा हूँ विजन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं। अगर उन्होंने पूरा किया तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें रखूँगा आपके। नंबर एक, एक्सेप्शन को रूल मत बनाइए। एक आदमी आता है, एक ट्रेनर आता है कि जी मैंने तो विजन बोर्ड बनाया था और मैं विजन बोर्ड की आपको 7 दिन की ट्रेनिंग दूंगा और इस विजन बोर्ड से मैंने BMW का बाइक खरीद लिया 18 लाख की। याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। और अब कभी भी एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते। अगर कोई रूल 10,000 लोगों में से एक के लिए काम कर रहा है या 1,000 लोगों में से एक के लिए काम कर रहा है, ये 100 लोगों में से एक के लिए काम कर रहा है, उसे कभी भी आप रूल नहीं समझा जाएगा। रूल वो होता है जो 90 लोगों के लिए काम करे। आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? एक कंपनी की 10,000 गाड़ी बनाती है एक साल में, 9,999 गाड़ी खराब निकलेंगी। एक कार है, एक कंपनी है जो गाड़ी खरीद बनाती है 10,000, लेकिन आपको पता है कि इसकी 9,999 अच्छी निकलेंगी। आप कौन सी गाड़ी को खरीदेंगे? निश्चित रूप से जिसकी ज़्यादा अच्छी निकलती हैं। चलिए तो स्टैट्स हो गया, ये तो स्टैटिस्टिक्स हो गए बेसिकली। स्टैटिस्टिक्स हो गए। चलो मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ। आपको कैसे पता कि ये विजन बोर्ड ही था या उसके इंटरनल वाई भी स्ट्रांग था उस चीज़ को पाने के लिए? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक ऐसा रूल बना दें कि वो सबके लिए काम करे? रूल वो बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब NLP को सीख रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अफर्मेशन कर रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे हेट कमेंट पढ़ेंगे, पढ़ने भी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई अट्रैक्ट वंडरफुल, आई एम लिविंग विद माई सोलमेट, आई एम लिविंग विद माई सोल। अरे भाई, तू कर क्या रहा है? आर यू रिच? वो कहता नहीं। मैंने कहा जैसे ही तू ये बोलेगा आई एम रिच, इमीडिएटली तेरा अंदर का ब्रेन कह रहा झूठ मत बोल, रिच आदमी अंतिलिया में रहता है, तू कहाँ रहता है? पेशेंट हो तुम इस समय बड़ी बीमारी के, और ये कह रहा है आई एम हेल्दी, माइंड कह रहा झूठ। फिर दूसरी बात, आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, कैसे गड़बड़ हुई पड़ी हमारे देश में। क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल हैं। कोई भी हमारे सामने बढ़िया से कपड़े पहन के आ जाए, और या फिर वो मर्दों वाली गोरी बन के क्रीम लगा के आ जाए, कि उसका नाम भी बढ़िया सा हो, कोई पीटर वीटर, तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर तो ये मानते हैं कि यही सबसे बढ़िया आदमी है। ये बल्कि अपने देश का हो सकता है सबसे लास्ट वाला रामू हो, पर वो हमारे देश में आके भाई वो सर्टिफाई करके जाएगा। इंडियन टाइगर्स को बताओ, यूरोप की भेड़ें सर्टिफाई कर रही हैं, उससे बड़ा और क्या मैं मरने का जीने का बात करूं। एनीवे, जब आप ये कह रहे हैं कि मैं कोई अफर्मेशन करता हूं दैट आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, एक बात बताइए, जब आप 20 साल बाद किसी पार्टी में किसी फ्रेंड से मिलते हैं 20 साल बाद, तो आप एक ही चीज कहते हैं, यार मैंने तेरा चेहरा पहचान लिया, लेकिन एक चीज भूल गया। क्या? नाम। पता है आप नाम क्यों भूलते हैं? क्योंकि नाम ऑडियो में पड़ा होता है, चेहरा विजुअल में पड़ा होता है, लेकिन आप कभी चेहरा भी भूल जाते हैं। लेकिन आप एक चीज कभी नहीं भूलते कि अगर आपने 5वीं क्लास में साइकिल चलाना सीख ली थी, तो आज भी आप साइकिल चला सकते हैं। वो दूसरी बात है कि थकेंगे ना थकेंगे अलग बात है। पता है इन तीनों में क्या है? आपकी इस मेमोरी को समझिएगा, आपकी ऑडियो मेमोरी सबसे कमजोर होती है। ऑडियो मेमोरी, इसीलिए आप नाम जल्दी भूल जाते हैं, कई बार तो 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। अभी क्या नाम बताया था आपने? लाइक दिस। उसके बाद आपकी विजुअल मेमोरी होती है जो लंबे समय तक चलती है, और तीसरी मेमोरी है जो आपकी काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग यानी कि मसल मेमोरी होती है। जब तक कि आपका विजन बोर्ड का वो जो कंटेंट है आपकी मसल मेमोरी में नहीं जाएगा, तब तक वो आपका माइंड उसे प्रोग्राम नहीं करेगा। तो मैं विजन बोर्ड के साथ अफर्मेशन की दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया। अफर्मेशन करते हुए पहली गलती आप करते हैं कि सिर्फ आप उसे ऑडियो में रहते हैं, और ऑडियो भी गलत बोल रहे हैं। आई एम रिच नहीं बोलेंगे आप, आई एम बिकमिंग रिच बोलेंगे। अब आपके माइंड को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आफ्टर 1 वीक आई एम गोइंग टू मुंबई, हूं मैं दिल्ली में, बट आई एम आफ्टर 1 वीक आई एम गोइंग, तो याद रखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलिए अपने अफर्मेशन को। आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग यंग, आई एम बिकमिंग वर्दी, आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। ये राइट वे है आपका? राइट वे ही है, नंबर 1। लेकिन याद रखिएगा ये ऑडियो मेमोरी आपकी मसल में नहीं गई अभी। दूसरा तरीका है कि ऐसे बोलते हुए इनको चुप कर दीजिएगा, इन सेंटेंसेस को। अब आप जो तुमने बोला था उसे देखना शुरू करें, और देखते हुए क्या करें? नंबर 1, कलरफुल पिक्चर बनाएं,
उसमें आई को डालें, उसमें साउंड को डाल ही दिया आपने, और उसमें यूनिक डालें कुछ जो मैंने अभी बताया है कि देन व्हेन यू आर बिकमिंग यंग, व्हेन यू आर बिकमिंग हेल्दी, व्हेन यू आर बिकमिंग रिच, व्हाट आर द यूनिक थिंग्स you are sitting with one, I mean Ravi Shah, I mean Mahendra Singh Dhoni, you are being invited by I mean नरेंद्र मोदी, क्या आपको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है? आपने कोई विशेष चीज रिच होकर अपनी माता जी को दी है, बच्चों को दी है, उनकी खुशी के लिए कोई कार बंगला खरीदा है? जब आप इन चीजों को देखेंगे तो उस समय आप एक मोमेंट आएगा कि जब आपकी 86 बिलियन न्यूरॉन और 60 ट्रिलियन सेल्स इस मोमेंट को भूल जाएंगे कि आप कहाँ हैं, और पूरी बॉडी के अंदर एक फील आएगी। याद रखिएगा, दिस फीलिंग इज द लर्निंग। ये फीलिंग कई बार आपके बाय डिफॉल्ट आती है, जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको अफर्मेशन करना पड़े या फिर आप विजन बोर्ड लगाएं। तो जिन लोगों को हुआ है, पहले मुझे उनसे मिलना होगा कि ये पहले से अगर आप प्रोग्राम्ड हैं किसी काम को करने के लिए, तो फिर आप इसका सहारा लेकर गलत बता रहे हैं। सर, जो रिच लोग हैं पूरी दुनिया में, जो रिचेस्ट है पूरी दुनिया में, जैसे अभी आपने बोला भी कि रईस लोग तो वहाँ रहते हैं, क्या वो भी मैनिफेस्टेशन का सहारा लेते हैं, लिया होगा, या उनके भाग्य में है? अब न- भाग्य क्या है और मैनिफेस्टेशन क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ है। अब लोग कहते हैं भाग्य में है तो मिलेगा ही, मैनिफेस्ट नहीं करा किसी ने लेकिन उसके भाग्य में मिल रहा है। ये क्या साइंस है इसके पीछे उनके की? भाग्य में यह है कि वो हमसे बेहतरीन पिक्चर्स बना सकते हैं माइंड में, वो लेकिन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट। पूरी तरह से। सर, आप समझने की कोशिश करिए, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, इस खूबसूरत से बिल्डिंग में बैठे हैं, पहले ये किसी के माइंड के अंदर बनी है, बाहर बाद में बनी है। सो जिन लोगों ने पैसा कमाया, जिन लोगों ने बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, जिन लोगों ने अपनी लाइफ को बेहतर करा है, सबसे पहले उनको जाने अनजाने में वो इमेजेस यहाँ पर हैं। कई बार उनको नहीं पता कि हैं भी हैं, पर वो देयर माइंड इज प्रोग्राम्ड देयर। जब तक यहाँ पर प्रोग्रामिंग ही नहीं होगी तो आप कैसे काम कर लेंगे? समझने की ये कोशिश करिएगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अमिताभ बच्चन अगर सामने आ गया, पहचान लोगे ना? हाँ। दूसरा सवाल करता हूँ, जिंग फिंग टिंग मिले हो कभी? अगर मैं कहूँ ये पड़ोस में ही रहता है, तो आप कहेंगे सर इसका न तो सुना है न मैं जानता हूँ। जीवन में हमने अपने गोल्स के साथ बिल्कुल यही गेम खेल रखा है। हमने उन्हें यहाँ नहीं देखा, हमने वो कैसे देखते हैं ये नहीं सो पता। वो अगर मिल भी गए तो करेंगे क्या? मिल भी गए तो पहचानेंगे कैसे? यूं जिंदगी के साथ बहुत दूर तक चला, ये और बात है कि तारुफ ना हो सका। जिंदगी जी ली, और लेकिन जिंदगी है क्या? ना तो उसकी यहाँ इमेज थी, ना उसकी आवाज़ें थी, ना उसकी फीलिंग थी, और वो बगल से चली गई। आम आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है। खास आदमी के पास प्रॉब्लम है, के पास ये भाग्य है कि उन इमेजेस को जीता है, उस कॉन्फिडेंस को एंजॉय करता है, और उस फीलिंग को जी लेता है अपनी बॉडी में कि ये मुझे करना है। आम आदमी ये कहता है घाक का और मौत का नहीं पता। खास आदमी को पता है घाक आएगा जरूर, यहाँ नहीं तो यहाँ से इसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा। इसका इसका घाक बाकू में बैठा है, इसका घाक आर्मेनिया में बैठा हुआ है। वो इस सर्टेनिटी में जीता है। आम आदमी कहता है घाक का कुछ पता नहीं। आम आदमी बैठा है सोच रहा है कि जब होगा तब देखेंगे, और कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। होगा तो देखेंगे। दोनों के दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि एक दिन, एक गाना है हमारे यहाँ, इस पर मुझे पता है कि इस पर तो गाली पड़ेंगी, पर बोल देता हूँ, बड़ा खतरनाक गाना है। प्लीज अपने बच्चों को और अपने घर में मत चलाइएगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, अच्छा, और तब तक कंगाल रहेंगे। आप कह क्या रहे? जब आपके वर्ड्स में पूरी पावर है, तो आप इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों ले जा रहे हैं? एक तो फ्यूचर, और दूसरा वो भी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की हिंदी क्या है? गानों का असर पड़ता है। पूरा। अगर कोई बंदा प्यार में है और वो लव ब्रेकिंग सॉन्ग सुन रहा है तो उसका ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप ही नहीं होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लिखने रियली? वाले, मुझे मालूम था ये सैडिस्ट आदमी रहा होगा, जो ऊपर पड़ा हुआ सिगरेट शराब पीता होगा और हमें गाना दे के चलाएगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोई रहेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ तेरा रह गया होगा, आप उनका तो रंगीन है। भाई ऐसा क्यों ले रहे हो तुम? मेरे एक फ्रेंड थे मेरठ में, हाँ। अभी भी हैं। एक बार उन्होंने कहा कि यार मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, एंड इज ए प्रोफेशनल। मैंने कहा साहब क्या करते हो? कहता जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मुकेश के गाने सुनता हूँ। और मैंने कहा जब खुश होते? कहता मुकेश के गाने सुनता हूँ। मैंने कहा तो तुम्हारे जीवन में तो कुछ बच नहीं रहा, हर बार यही दुख भरे गीत तुम गा रहे हो, यही तुम्हारी स्क्रिप्ट दर्द बनेगी। भरे नगमे। दर्द भरे नगमे। इन्हें कभी मत सुनिएगा, और कोई भी ऐसी बात भी मत लीजिएगा लोगों की जो आपके माइंड के ऊपर
कोई असर डालकर चली जाए। बहुत अजीब सी चीज़ दिमाग में आई। कुछ सालों में मैंने देखा है पब कल्चर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। इंडिया के अंदर आप स्लोली देखिए आज के टाइम पे और अब से 4-5 साल पहले से पहले एक एलीट क्लास वर्ज़न हुआ करता क्लब जाना, अब नॉर्मल हो गया। स्कूल, कॉलेज के बच्चे क्या ये गानों का फ़र्क है? गानों का नहीं कि हुआ। लोग वो सुन रहे हैं कि क्लब गए, शराब पी, हाँ, गाड़ी घुमाई, मस्ती करी। पूरा नैरेटिव आपको बेचा जाता है। आपकी वो लाइफ बंदे आपकी वो नहीं है। सोच रहे हैं रोज़, सुन रहे हैं उसको और उसको सुन के फिर उनको और मन कर रहा है और वो उस चीज़ को एक्चुअली कर रहे हैं। सर आपके आपके जो बिहेवियर्स जो हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं ना कि ये मेरे कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको नैरेटिव दे दिया जाता है। आपको खाना क्या है ये डिसाइड कर दिया गया है। ये खाना खाने के बाद 20 साल बाद दवाइयाँ क्या होंगी वो फार्मा कंपनी बना रही है आपके लिए। अभी सर प्लान कर चुके हैं। हो चुका है सर। सर दवाइयों से मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो। आपने बोला कि बीमारियाँ, कई सारी बीमारियाँ हैं, लोग अपने परिवार से लेकर आते हैं, जैसे कहते हैं हार्ट डिज़ीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, ऐसी बहुत सारी अनगिनत बीमारियाँ हैं जो परिवार से ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों को, डायबिटीज़ भी। इनको कैसे ठीक करें मैनिफेस्टेशन से? देखिए पहली तो बात है ये परिवार से लेकर आए हैं। ये खूबसूरत एक बहाना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देते हैं। फेस सेविंग हो जाएगी। अच्छा ऐसा नहीं है? अगर ऐसा होता तो 1970 में एपिजेनेटिक्स मेडिकल साइंस ही आई है, जिसने ये कहा है कि कुछ भी जेनेटिक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये आप एपिजेनेटिक्स पढ़ो ना, किताब का नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। सर एपिजेनेटिक्स आपने बन तो पूरा थ्योरीज़ चेंज कर दी हैं। एपी इतने साल से जो सुनते आए हैं, डॉक्टर रोज़ वही बता रहे हैं, आपने तो वही थ्योरीज़ चेंज कर दी हैं पूरी। भाई साहब 1-2 बीमारी 1-2% आई मीन सब 2 तो बहुत ऊपर हो गया। आधी 1% बीमारी कोई जेनेटिक हो सकती है कि वो डीप जेनेटिक पड़ा है, नहीं तो आप किस कैंसर, जेनेटिक बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताबों में लिखा है सर ये तो डॉक्टर 1% पूछते हैं। 1% से कम कैंसर जेनेटिक हो सकते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग है, मैंने सुनी हुई नहीं है। मेरी बात को गौर से सुन लेना सर। मैंने किताब का नाम बता रहा हूँ ना, और अभी गूगल कर लीजिएगा, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने 1970 में ये प्रूव कर दिया है कि हर एक थॉट आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल रहा है। पहली तो बात ये समझिए जीन और जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या है, सब लोग सुने। जेनेटिक जीन और जेनेटिक एक्सप्रेशन को समझें। आप जीन को नहीं बदल सकते। जीन एक व्हाइट बोर्ड है। उसके ऊपर आई लव यू लिखा है या आई हेट यू, ये दोनों बदल सकते हैं। आपने आई लव यू को मिटा के आई हेट यू लिख दिया, ठीक है ना? आप कागज को नहीं बदल ले, लेकिन कागज के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं, आप उन्हें कभी भी बदल सकते हैं। तो बेसिकली आप जो कागज के ऊपर लिख रहे हैं, उसे हम जेनेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हमारी लाइफ में बीमारियां इस जेनेटिक एक्सप्रेशन की वजह से आती हैं, और हर बार जो भी विचार आपका गहराई तक जाता है, जो भी इवेंट आपके पास गहराई तक जाती है, वो आपके जीन को नहीं बदलती, वो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल देती है। समझने की ये कोशिश करिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बच्चों में जीन पाई जाती है जिसमें वो कभी दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, बड़े होकर वो एक दूसरे को नॉन एम्पैथिक हो जाएंगे। उस जीन का नाम CDR7 के ऐसे ही कुछ नाम था। मैंने एक बुक में पढ़ा है, किताब का नाम भी मैं बाद में बता दूंगा। एवरीथिंग इज F वर्ड से फिर वो आता है, तो उस किताब में ये है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों को लिया गया जिनके पास ये जीन थी और ये तय था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बनेंगे या दूसरे के लिए नॉन एम्पैथिक रहेंगे, इनके रिश्ते इनकी बीवी के साथ भी अच्छे नहीं रहेंगे, हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन इन्हें एक ऐसा माहौल दिया गया जहाँ पर इन्हें बहुत प्यार से पाला गया, इनको सिखाया गया, इनको दिखाया गया कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपने उस जीनेटिक एक्सप्रेशन को बदल दिया और वो एक दूसरे की हेल्प करने लगे। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने टिफ़िन शेयर करने शुरू कर दिए बगैर किसी बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के। बड़े होकर ये सारे के सारे लोग लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। ये रियल है। यानी कि आप अपने जेनेटिक लेकिन ये तो बिहेवियरल हो गया। याद रखिएगा, आपकी बीमारी भी बिहेवियर है। योर डिजीज इज नॉट द डिजीज, इट इज द बिहेवियर ओनली। हाउ? अरे सिंपल सी बात है, आपको एक थॉट आया, गुस्सा आया, आपने मुक्का मारा, ये मार दिया, आपका हार्ट बीट बढ़ गई। इसके अलावा और क्या हो रहा है? आपके हार्मोन बदल गए। उस समय आपकी जो जीन जो आपकी सेल थी, वो एक एसिडिक मीडियम में चली गई। उसने अपनी जो प्रोटीन बनानी थी वो बंद कर दी, नेगेटिव प्रोटीन बना रही है। अगर ये लंबे समय तक चलता रहा, इसी का नाम डिजीज है। तो हाउ थायराइड कैन बी क्यूर्ड? थायराइड तो डिजीज कहाँ है? सर दवाइयाँ बिक रही है उसकी। सुबह लो उठ के मैं खाली बता पेट देता लोग हूँ थायरोनॉम खा खा के थक गए हैं। सर, मैं बता देता हूँ।
अब सुन लो ना, एक ही कंपनी है जो बना रही है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कुछ? मुझे नहीं पता, मैं उतना नहीं, लेकिन मैं थायराइड के बारे में बता दूं। हाँ, थायराइड का मतलब है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा। तो हमारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को इतना पता होना चाहिए यार, ये बीमारी कैसे बनती है। हुँ, और मैं अगले 5 मिनट में पूरी की पूरी बीमारियों का फॉर्मेशन सिखा सकता हूँ आपको, कैसे बनती है पूरा उसी तरह से, जो भी किताब। और ये मेडिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि मैं कोई चीज़ थोप नहीं रहा हूँ, ये मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो डॉक्टर्स की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। समझने की कोशिश करिए, जब भी यहाँ पर कोई तनाव आएगा, चाहे वो बचपन का पड़ा, जब कई बार कहते हैं सर बचपन में तनाव था पर अब क्यों हुआ, क्योंकि आज आपकी इम्यूनिटी गायब हुई है। आपके घर में बहुत सारा चूहा पड़ा है, लेकिन वो तब तक नहीं निकला जब तक बिल्ली थी वहां पर, वो हुँ, छुप कर रहा। जब भी यहाँ पर तनाव आएगा, मेरी बात को गौर से सुनना। जब यहाँ तनाव आया, इमीडिएटली इस तनाव ने मेरी हाइपोथैलेमस को परेशान किया, मेरे एमिगडाला को बताया। एमिगडाला एक हमारे पास सेंसर होता है जो हमारे दुख सुख को बताता है। और इमीडिएटली मेरे इस थॉट ने, जो मेरी इम्यूनिटी है, जिसको आप प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, उसे ये थॉट 3 तरह से प्रभावित करेगा। ध्यान से सुनना। या तो इस समय इस नेगेटिव थॉट के कारण ये इम्यूनिटी सरेंडर कर जाएगी, यानी कि जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अब आपको कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा और वो आपको बीमार कर देगा। किसी ऑटो भी, इम्यून डिजीज़ जिसको आप कह अभी रहे ऑटो इम्यून पर नहीं हैं, आया वो हूँ, अलग है। अभी तीसरे में आ जाएगी वो। अच्छा, यहीं पर अगर लंबे समय तक ये इम्यून सिस्टम आपने नॉन एक्टिव रखा, इसी का नाम एक बीमारी है जिसका नाम सी से शुरू होता है, बहुत डरावनी है और आर पे खत्म होता है। क्योंकि आपके पास नेचुरल किलर सेल्स शांत पड़ी हैं और वो कैंसर सेल रोजाना बनती हैं, उन्हें मारने की प्रोसेस हमारे शरीर में चलती है हर रोज, ये एक नेचुरल है। इस समय मेरे शरीर में कैंसर सेल बन रही हैं, ये नेचुरल है, और उसे मेरी इम्यूनिटी मार रही है और ये मारती रहेगी। मैंने उन्हें ट्रेंड किया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे में अगर यहाँ पर कोई थॉट नेगेटिव आया, आपके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी, आप एंग्जाइटी में हैं, दूसरा काम ये कर सकती है कि अगर वो सरेंडर ना करे तो ओवर रिएक्ट कर सकती है। अगर वो ओवर रिएक्ट कर रही है, इसका नाम एलर्जी है। यानी कि ओवर रिएक्शन आ गया, आपकी बॉडी के अंदर रेसिस आ गई, छींक आ रही है, और उसका ट्रिगर बन गया धूल। आप धूल में जब भी जाएंगे, अचानक आपको एलर्जी फ्लेयर अप होगी। धूल में एलर्जी नहीं है, एलर्जी का ट्रिगर धूल है। और तीसरी बात सुनिएगा, और अगर ये दोनों नहीं कर रही है, तो ऐसे में वो तीसरा काम करेगी कि आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाएगी और वो अपनी ही होस्ट सेल को, आपकी बॉडी को ही मारने लगेगी। अगर वो बालों की जड़ों को मारने लगे तो इसे एलोपीसिया कहते हैं। आप ही की बॉडी की सेल, आप ही की बॉडी को सेल को मार रही है। ये कई केसेस में देखा गया कि कोई बंदा रात को सोया और सुबह उसके सारे बाल उड़ गए। ये एलोपीसिया है। इसी तरह से सारी बीमारी होती है। आगे सुनिए, अगर इसने थायराइड ग्लैंड को अटैक करना शुरू कर दिया इम्यूनिटी ने, प्रतिरोधात्मक शक्ति ने, तो आपकी इम्यूनिटी, आई मीन आपको ये थायराइड होगा। अगर ये स्किन को मारने लगे, इसको नाम सोराइसिस है। अगर वो पैरों, आई मीन जोड़ों को मारने लगे, जो मुझे हुई थी, तब मुझे पता चल गया था कि माइंड की बीमारी है भैया, तनाव माइंड में है। तो इसे हम रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर ये आपकी बीटा सेल को मारने लगे, जिससे इंसुलिन नहीं बनती, पैनक्रियाज की, इसको आप डायबिटीज़ 1 कहते हैं। और अगर ये आपके इंटरनल ऑर्गन को मारने लगे, इसको एसएलई कहते हैं, जो जान बचानी मुश्किल हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में पड़ा हुआ तनाव है, जो आपकी इम्यूनिटी को थ्रू स्प्लीन एक्टिवेट करके कंफ्यूज कर रहा है। सर, ओबेसिटी भी इसी में आती है? ओबेसिटी तो बहुत सिंपल है सर। ओबेसिटी तो माइंड का की प्रॉब्लम है, बॉडी में दिखाई देती है। सर, शादी के बाद लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ओबेसिटी में आता है या खुशी में आता है? शादी के बाद खुश, मैं अगर ऐसे खुशी, हिंदुस्तान में देखा गया कि लोग कहते हैं शादी हो गई, अब तो भाई कोई इंसान मोटा हो रहा है, बहुत खुश है। तो दो ही बात है, या तो वो मानसिक रूप से परेशान है, परेशान है? या फिर वो पेट के हिसाब से, अपनी आदतों से वो अपने पेट को अब्यूज कर रहा है। मोटापा आएगा ही नहीं आपको। मोटापा जब आता है तो लो, मैं बताता हूँ। जनरली सर, जो सॉरी मैंने आपकी बात को बीच में काटा, इसका प्लीज़ आंसर दोबारा से दे दीजिएगा भले ही। लेकिन जनरली देखा गया जो फीमेल्स हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में ख़ासकर, वो शादी के बाद वेट गेन करना शुरू करते हैं और कहा जाता है कि बच्चे होने के बाद तो उनका वेट गेन होगा ही होगा। तो ये कितना सच है कि ये क्या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज इन बॉडी, या ये भी ब्रेन से ही ट्रिगर कर रहा है, या ये नेगेटिव चीज़ है? देखिए, सिंपल सी बात है। नंबर 1, अगर आप एडिक्ट हो चुके हैं किसी खाने के, तो ये भी ब्रेन की प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम है। एडिक्शन इज नॉट द
प्रॉब्लम ऑफ द बॉडी इट इज़ द माइंड। माइंड ने किसी चीज़ को लाइक करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, अभी हम फूड से ले लेते हैं। हम्म, दूसरी बात, आपने अपने गट के बैक्टीरिया को मार दिया है और अब आप डायबिटीज़, ऑटो इम्यून और ये मोटापे जैसी बीमारी लेंगे। तीसरी बात, आपका जो खाना है वो एब्यूज़िव है, आप उसके बारे में नहीं जानते और वो आपकी आंतों के जो सेंसर हैं, आप उनको ख़राब तरीके से आपकी आंतों में 20 तरह के हार्मोन निकालते हैं, जो आपकी सेल्स होती हैं, इसीलिए उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये 15% है। 85% माइंड जो प्रॉब्लम है मोटापे की, वो आपके माइंड में है। अगर आपको गौर से, मैं किसी भी आदमी को देख के बता दूंगा कि भैया इसका कोर्टिसोल बैली बनी है, इनका ये कोर्टिसोल फटीग का आदमी हो चुका है, मोटापा बढ़ रहा है। जब भी आपके माइंड के अंदर कोई भी तनाव होगा, तनाव किसी भी तरह का हो सकता है, इमीडिएटली आपके जो तनाव है वो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल निकालेगा। और कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है, अगर आप कुछ भी खाएंगे वो उसे फैट में कन्वर्ट करके जेल के रूप में आपके पेट पर रखेगा, वो जो फैट कहते हैं पेट जिसको में आ आप गया। सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। सर फैटी लीवर भी इसकी वजह से होता है? फैटी लीवर अलग हो गया, वो तो आपके जितने भी क्रीम लगा रहे हो और ये साबुन से नहाते हो, शैम्पू लगाते हो और ये जो मॉइस्चराइज़र लगाते हो और सनस्क्रीन क्रीम लगाते हो और शाम को गोरे आने पुरुषों वाली मर्दों वाली क्रीम लगाते हो, सब इसकी वजह से सर आपका फैटी लीवर और डायबिटीज़ है। फैटी लीवर स्किन से हो रहा है? मैं आपको, मेरे पास आपका नंबर है, हाँ, हाँ। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको किताबों के सारे डॉक्टर्स के नहीं सर, रेफ़रेंस इसे दूँगा। थोड़ा-सा और तोड़िए अभी हमारे व्यूअर्स के लिए तो आपको करना पड़ेगा कि ये फैटी लीवर लोग कह रहे हैं शराब पीने से हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि फैटी खाने से हो रहा है, लाइफ़स्टाइल से हो रहा है। आपने तो थ्योरी चेंज कर दी बहुत सारी आज कि ये तो स्किन से हो रहा है, ये थोड़ा-सा और बताइए सर? आप अपनी बॉडी पर साबुन लगाते हैं, हुँ, क्रीम्स लगाते हैं, वो कहाँ जाती हैं? आपकी आप किसी चीज़ को खाते हैं, वो कम से कम पहले मुंह में आप चबाते हैं, कुछ बैक्टीरिया यहाँ मर जाते होंगे, कुछ केमिकल्स यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाते होंगे थोड़े बहुत। हुँ। उसके बाद वो पेट में जाता है 2.5-3 घंटे, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बरसात होती है। उसके बाद वो आंतों में जाता है और आंतों में से उसमें से न्यूट्रिएंट निकलते हैं, तब वो ब्लड में जाता है। ब्लड के बाद वो लीवर में जाता है, लीवर उसकी छलनी करता है, छानता है और फिर वो आपको ब्लड में भेजता है। इतनी प्रोसेस है। यहाँ तक कुछ तो कम रहा होगा, कुछ तो उसका इम्पैक्ट पॉइज़न का कम हुआ होगा और आपने जो क्रीम लगाई वो डायरेक्टली कहाँ गई? आपके ब्लड में, और ब्लड में जाते ही वो कहाँ जाएगी? आपके लीवर में। याद रखिएगा, लीवर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीनी चाहिए, वो अलग बात है। फूड के बारे में तो अब मैं बात करूँगा, आप 4 चीज़ें छोड़ देंगे, सारे पतले हो जाएँगे यहाँ इस देश के लोग। सिर्फ़ 4 चीज़ छुड़वा दूँगा और वो मैं ये नहीं कहूँगा ये खाओ, न्यूट्रिएंट मैं कभी नहीं खाता हूँ। मुझे 9-10 महीने हो गए, अब तक साबुन नहीं लगाई मैंने अब तक, और मैं किसी से काला भी नहीं हूँ, ठीक है ना? और मेरे बदन से बदबू नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने खूबसूरत बैक्टीरिया को जन्म दिया हुआ है और बदबू सिर्फ़ खराब बैक्टीरिया से आती है। एनीवे, पहले पहले फैटी लीवर की बात करता हूँ। उसके बाद हम 4 खाने पे आएँगे। हाँ। जब भी आप ये क्रीम पाउडर लगाएँगे, साबुन लगाएँगे, करीब-करीब 11,000 तरह के केमिकल हम अपनी स्किन से अपने ब्लड में पहुँचाते हैं। 11,000 11,000। आप कितने पहुँचा रहे हैं ये पता नहीं, कि 11,000 अवेलेबल है। ये मैंने किताब में पढ़ा नहीं, है, हम और तो उसका क्रीम ही नहीं उसका लगा फ़ोटो रहे स्टेट मैं दे सर। दूँगा आपको। आगे सुनिए। परफ्यूम्स लगाने से भी होता है? सर बहुत खतरनाक है, और आफ्टर शेव लोशन तो कभी नहीं लगाना चाहिए, कट के साथ डायरेक्टली नहीं, जाता हमें है। तो ज़रूरत ही नहीं सर। ठीक है ना? एनीवे, ये एकदम से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाकर आपके लीवर में जाएगा, और लीवर का काम है वहाँ पर इमीडिएटली आपने जो खाया था, जो न्यूट्रिएंट थे, उनमें से शुगर को तैयार करना और शुगर को बैलेंस करना। लेकिन वहाँ पर आपने केमिकल दे भर दिए हैं। केमिकल्स के लिए आपका लीवर नहीं बना था, वो सिर्फ़ और प्लांट फूड के लिए बना था, न्यूट्रिशन के लिए बना था। आपने मशीन फूड दे दिया उसको, और उसके लिए वो नहीं बना था। अब वो कन्फ्यूज़ है और वो इस समय परेशान है, और वो अपनी परेशानी से को वैगस नर्व से माइंड को भेजता है कि भाई साहब मुझे यहाँ ऊट-पटांग चीज़ें मिल गई, मैं क्या करूँ? और वो माइंड जो है फिर इसको वापस भेज देता है कि तुम एक काम करो, तुम परेशानी में हो कि हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ पर अपनी दशा बदल लो, या फिर आप शुगर ज़्यादा बनाना शुरू कर दो, जिसको आप ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, ये कभी पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन
अगर आप डायबिटीज़ 2 के शिकार हो रहे हैं तो आप अपने लीवर को इमीडिएटली ठीक करना शुरू करें और सबसे पहला काम है कि आप अपनी स्किन पर कोई भी केमिकल ना लगाएं। डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। आप अपने लीवर को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको अगली पॉडकास्ट में यह भी बताता हूँ, लीवर से डायरेक्टली आपका संबंध माइंड के है। उस नर्व का नाम है वेगस नर्व, जो जो आपकी सबसे डिवाइन नर्व मानी जाती है। वो अगर एक भी बैक्टीरिया यहाँ, एक भी वायरस, एक भी केमिकल यहाँ आ गया, वो जानकारी पूरी की पूरी आपको माइंड को देती है और माइंड वापसी में इसको फिर इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसे ही तुम परेशानी में हो, इसको फाइट फ्लाइट मोड कहते हैं इंटरनल ऑर्गन में, और वो एकदम से अपनी दशा बदल देगा। उसका काम था आपके बैलेंस रखना आपकी शुगर को, अब वो इम्बैलेंस कर सकता है। सर थोड़ा सा आप 4 जो आपने बताए थे खाना वो बताइए आप कौन-कौन से छोड़ने चाहिए? 20 अगर आप 6 महीनों के बाद 20 साल के लगना चाहते हो, अभी तो आप लग रहे हो, मैं उनके के लिए कह रहा हूँ जो 65 साल के, अभी मेरी उम्र 65 साल है, ठीक है ना? अभी मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊँगा तो वो 65 से ज़्यादा निकलेगी, ठीक है? यही तो खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं सब। पहली चीज़ है कि आप अपने माइंड में जितने भी इश्यू पड़े हैं, उनको निकाल दो एनएलपी से। एनएलपी 2.0 मेरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाता हूँ, हार्ट के कोहेरेंस पढ़ाता हूँ, हार्ट एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ, गट पढ़ाता हूँ, फ्रंटल लोब का एक्टिवेशन पढ़ाता हूँ। ये बंद हो चुकी है हमारी इंडियंस की, यंग बच्चों की बंद हो चुकी है फ्रंटल लोब, इसके बारे में सवाल। लेकिन 4 चीज़ों को बता रहा हूँ। पहली चीज़, आप रिफाइंड वेजिट ऑयल अपने किचन से हटा दो। दूसरी चीज़, आप आपने तो खाना शुगर ही बंद करवा देना है। नहीं, आप सरसों का आप तेल अच्छा है? अरे बेस्ट है सरसों का तेल। और घी? भाई घी का मुझे नहीं देसी घी पता, की अभी बात कर घी रहा पर आ हूँ। जाएंगे, लेकिन सरसों का तेल तो इतना बढ़िया है कि मैं तो उसी में ही अपने पराठे भी तलवा लेता हूँ कभी, या रोटी पे भी लगा लेता हूँ। सही बात तो यह है कि रोज़ाना नहाते हुए वो 2-3 चम्मच मैं ऐसे करके पूरी बॉडी को लगाता हूँ और मैं उसके बाद साबुन भी लगाता हूँ। जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आज भी मैं नहाते हुए नहाने से पहले नहीं, नहाते हुए 2 मिनट में तेल की मालिश करी और उसके बाद पानी डाला, फिर करता रहा, फिर मालिश करता रहा ऐसे ही, और उसके बाद मैंने टॉवल का यूज़ किया। मैं बगैर साबुन के हूँ यहाँ पर, और वाह! मैंने सरसों का तेल अपने घर का लगाया हुआ है। तो दूसरी बात ये है कि आप अपने वेजिटेबल ऑयल को पहले को छोड़ दो। दूसरी चीज़ है शुगर, रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर। गुड़ खा सकते हैं? क्या ज़रूरत है? अच्छा। जब आपकी बॉडी 5 दिन के बाद अपनी शुगर आपके खाने से बना लेगी तो उसे बाहर से क्यों दे रहे हो भाई? सर हर चीज़ में शुगर है। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो तुम्हारी रोटी में भी शुगर है, तुम्हारे दाल में भी शुगर है, तुम्हारे खाने में भी शुगर है, तुम्हारे जो फ्रूट खाओगे उसमें शुगर है। उसी शुगर को तो बनाने दो ना। अगर तुम बाहर से दोगे तो बॉडी अपनी नहीं बनाएगी। जैसे ही उसे ज़रूरत पड़ेगी वो कहेगी लाओ मुझे शुगर। उसे बना 5 दिन के बाद आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाती है। 21 दिन में तो आप शुगर को छोड़ के देख लो, यंग हो जाओगे। और शहद भी नहीं खाना। शहद भी नहीं खाना? उस टाइम क्यों खा रहे हो? फिर वही वाली बात है। अच्छा। क्यों खा रहे हो? हुँ। मतलब पूरा ही त्याग करना है। आपको मन ही नहीं करेगा। आपकी बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ़ आपकी ट्रेंड किया गया, आपके इसको ब्लिस पॉइंट कहते हैं, हुँ, कि आपकी जीभ को इस लेवल पर ला दिया गया है कि अब आप कंट्रोल्ड बाय अदर्स हैं। हुँ। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ सर, आप व्हाइट नमक की जगह सेंधा नमक खाएँ, या रॉक सॉल्ट खाएँ, या और अगर आप सी सॉल्ट को यूज़ करने लगें किसी तरह से, समुद्री नमक को, तो इसमें वो 70-72 मिनरल हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं वो पैकेट नमक वो समुद्री नहीं होता? वो समुद्री था लेकिन उसके बाद वो प्लांट में जा चुका, कैसे? रिफाइंड हो रिफाइंड चुका। हो गया? उसमें से तो सारे समुद्री मिनरल नमक निकल गए। कैसा होता है सर फिर? सी सॉल्ट आप अपने फादर के टाइम के लोगों से पूछिएगा, मदर के टाइम के। डले वाला नमक? हैं? डला एग्ज़ैक्टली। ओके। मेरे टाइम में जब मैं बच्चा था वो ₹1 की एक बोरी आया करती थी क्योंकि वो जो मुज़फ्फरनगर। डले वाला नमक है आज के टाइम पे कई सारी मसालों में क्या किस तरह से कह सकते हैं नमक ही है, लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पे उसी डले वाले नमक का इस्तेमाल करा जाता है। भाई साहब उस नमक में कितने गुण हैं, अगर आपने उसको पढ़ लिया ना, तो आप माथा पीट लेंगे कि यार ये तो स्वर्ग तो ये रहा मेरी बॉडी का। उसको सब्ज़ी में मिला के खा सकते हैं, नॉर्मल खाने में डाल के खाया जा भाई सकता है। साहब मैं आपको बताता हूँ, उसको पीस कर रख लें, और एक किताब है द ओनली आंसर टू कैंसर। उस आदमी ने लिखा है कि 3 लीटर पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर सी सॉल्ट उस आदमी को पिलाते रहे, पूरी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, और जहाँ तक आपका पानी जाता रहेगा उसका, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचती रहेगी और कैंसर सेल मरती रहेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द ओनली आंसर टू कैंसर नाम की किताब है। द ओनली आंसर टू कैंसर, लियोनार्ड कोल्डवेल।
जिसने हजारों लोगों को ठीक किया है। आप एक काम करें, जब आप नहाएं, एक मग्गा पानी में 1 चम्मच नमक डालकर घोल लें और टॉवल, मेरा मेरा अभी छोटा सा टॉवल लें, यहाँ लगाएं, पानी को यहाँ लगाएं, पूरी बॉडी में लगाएं, ठीक है ना। उसे पूरा करते रहें और 2-3 मिनट के बाद नहा लें। आपकी जो स्किन के बैक्टीरिया वो डेवलप हो जाएंगे, स्किन से आपके जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में डायरेक्ट गए हैं वो आपको यंग रखेंगे। और कितने न्यूट्रिशन है आपको पता है? वो मिनरल, वो ट्रेसेस जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ सी सॉल्ट में मिलेंगे। इट इज़ मोर देन 70-80। आप कभी गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा, लोग समुद्र में रिसर्च ही नहाने नहीं से करते। इसलिए फ़ायदा मिलता है लोगों को जो जाते हैं लोग नहाने, अंग्रेज़ तो बिल्कुल समुद्र के पास ही पड़े रहते हैं, बीच पे। सन बाथ, उसके बाद फिर सी बाथ, फिर सन बाथ, तो पूरा दिन करते हैं वो लोग। आप बस सी सॉल्ट का यूज़ करके देखिएगा, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, मैं इतना कह रहा हूँ। और चौथी चीज़ एक और छोड़ दीजिएगा, उस पे आप छोड़ेंगे नहीं, दूसरी बात है, लेकिन अगर मैं बताऊँगा तो मुझे पता है कि लोग मुझे बहुत बहुत सारे हेट कमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात है कि एक उस वीडियो पर 30 लाख व्यू आ गए और एक पर मैंने एक वीडियो और डाली, उस पर भी 1 लाख व्यू आ चुके हैं। इमीडिएटली आप दूध छोड़ दें अगर यंग रहना चाहते हैं। दूध छोड़ दें? सर चाय हिंदुस्तान में च चाय एक इमोशन है। चाय चाय में भी दूध छोड़ना पड़ेगा? वो दूध आपके लिए नहीं बना था, वो भैंस के बच्चे के लिए बना था, आप क्यों पी रहे हैं? अगर हमारे सर डॉक्टर कहते हैं दूध को कि अगर आपने दूध नहीं पिया तो अभी विटामिन डी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है, वो कह रहे हैं दूध पीना छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओस्टियोपोरोसिस कर रही है और कैल्शियम की कमी कर रहा है। अगर आपको एलर्जी है कोई भी और ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो याद रखिएगा उसमें दूध का बड़ा रोल है, क्योंकि आप दूध के अंदर की जो कैसीन है, वो किताबों में पढ़िएगा, कोई किताब कह रही है कि 86% कैसीन डाइजेस्ट नहीं होती, वो आपके ब्लड में घूमते हुए आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ करती है, थायराइड, सोराइसिस। सर आपने ना पूरी थ्योरी चेंज कर दी, क्योंकि आज के टाइम में तो है दवाइयों से खुशी हो जाएगी, दूध पी लो। आप कह रहे हैं दूध नहीं पीना, अच्छा आप तो ये भी कह रहे हैं दवाइयाँ भी मत खाओ। तो दवाई नहीं तो दूध भी नहीं। जब आप फिर वही वाली बात है, बॉडी तो देखिए दवाइयों के लिए डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है जब इमरजेंसी है। हाँ। बाकी चीज़ों को आपको अपने आप ठीक करना होगा। एलर्जीज़ के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्टेरॉइड कब तक खाओगे आप? सर आपने 2 बैक्टीरियाज़ के बारे में बात करी, इसके साथ ही बात कर लेते हैं क्योंकि अब पेट तक पहुँच ही गए हम लोग। उन 2 इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज़ की आप थोड़ा-सा बात बताइए। और हो सकता है पॉडकास्ट लंबा हम 2 पार्ट में निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन सर इन्फॉर्मेशन पूरी जानी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन देता क्योंकि हूँ। इसके बाद क्वेश्चन्स आएँगे, थर्ड पार्ट अलग से बना लेंगे। लेकिन वो 2 बैक्टीरियाज़ क्या हैं उसका बताइए, और ये भी प्लीज़ बताइए साथ में कि जो हम बाहर से गुड बैक्टीरियाज़ लेते हैं, जैसे याकुल्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कितना वो फ़ायदेमंद होता है और कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, जहाँ तक बैक्टीरिया का सवाल है, पहले इस सवाल का लास्ट वाले का देता हूँ। हुँ, वो नुकसानदायक कुछ नहीं है जो बाहर से ले रहे हो। फ़ायदा द है उसका। प्रॉब्लम सिर्फ़ उसमें इतनी है कि वो जब आप पेट से खाते हैं, तो उनमें से करीब-करीब 99.9% बैक्टीरिया आपके पेट में जाती है, जो एसिड ड्रेन होती है, जिसका पीएच वैल्यू 3 है। यानी कि जो एक गला सकता है किसी कड़ी चीज़ को भी, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होता है पेट का। जब भी उल्टी लगती है, इसलिए मुँह जो है एकदम से हमारा सलाइवा हुँ, मुँह से भर जाता है हुँ, उल्टी से पहले। हुँ। क्योंकि अगर वो उल्टी आ गई, तो आपके दाँतों का एनामल खत्म हो कर देगी, एक ही उल्टी। ओह! हाँ, इसलिए उल्टी बड़ी खतरनाक होती है दाँतों के लिए, क्योंकि वो एसिड होता है, ठीक है ना? तो मैं पहली तो बात ये है कि जो बैक्टीरिया आप बाहर से ले रहे हो, वो गलत नहीं है, बशर्ते कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, रैंडमली ना खाएँ। इसमें आपके डॉक्टर आपकी सलाह दे सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ये वो बैक्टीरिया है कि अगर ये नहीं हुआ, तो आपके रिलेशन नहीं चलेंगे किसी के साथ, बीवी के साथ भी नहीं। क्योंकि ये ही वो प्यार का केमिकल निकालता है, लैक्टोबैसिलस सर बैसिलस ये रोटेरी। बताओ, ये वाला केमिकल कहाँ से जाता है बॉडी में? ये जाएगा ये तो बनेगा कैसे? ये आपके अंदर खुद ब खुद होता है जब तक कि आप इसे बर्बाद नहीं करते हैं। बर्बाद कैसे होगा? बर्बाद मैं बताता हूँ, जब हम पैदा होते हैं तो ये बैक्टीरिया हमें अपनी मदर से मिलते हैं। मदर का जो दूध होता है वो उससे बढ़ते हैं ये, और वही उनके लिए भोजन भी होता है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम कई बार तंबाकू चबाते हैं, कई बार सिगरेट पीते हैं, कई बार शुगर खाते हैं, कभी मिठाई खाते हैं, कई बार जंक फूड खाते हैं। तो ये बैक्टीरिया की जो अपनी पॉपुलेशन है वो 100 ट्रिलियन होती है। 2 किलो वेट होता है इनका हमारी आंतों में, बड़ी आंत में, छोटी में नहीं बड़ी में। और ये हमारे लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। हमारे जितने भी खुशी के हॉर्मोन्स हैं वो ये बनाते हैं, जिसका नाम सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स है, यही बनाते हैं। यही हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं, यही हमारे मूड को क्रिएट करते हैं। जब भी अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है बार-बार, समझ लीजिए आपके आपके बैक्टीरिया जो है नाराज़ हैं आपसे। सर डोपामिन
के बारे में बताइएगा इसके साथ साथ। सवाल सवाल फैलते जा रहे हैं, पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, गड़बड़ ये होगी कि हमने इन बैक्टीरिया को ना तो जिंदा रखना सीखा और न इनकी पॉपुलेशन बढ़ाना सीखा। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम खेला गया हमारे साथ। 10 साल से इन बैक्टीरिया के ऊपर बात चल रही है। सर लेकिन बी जो आपने बताया विटामिन बी, ये हमारी बॉडी बनाती है क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है अब तक, ये बताया गया कि विटामिन बी 12 स्पेसिफिक ये हमें सिर्फ मीट प्रोटीन से ही मिलता है। और ये मिथ है। सर ये तो हमेशा से ही बताया जा रहा है कि आपको प्लांट बेस्ड मिल ही नहीं सकता, ओमेगा नहीं मिल सकता, आपको विटामिन बी 12 नहीं मिल सकता, अच्छा, आपको डी आपको नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बकरे से आपको मिल रहा है उसने किसका मीट खाया था? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया सर। मैं तो नॉनवेज वाला नहीं हूँ बंदा वैसे। भाई, वो कहते हैं बकरे से मिलेगा, बकरे को खा लो। बकरा क्या खाता है, वेज और नॉन वेज? वेज ही खाता है। तो इसका मतलब है वेज में कहीं ना कहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो आपका बैक्टीरिया जो लास्ट में पड़ा है उसके भोजन को कोई भी नहीं जानता। एक वीडियो मैंने देखी कि जी ये फाइबर ना खाओ, ये पचता नहीं है। जो फाइबर आपके अंदर जाकर नहीं पचता है वह उनका फूड है, और उनसे वो बी 12 निकालते हैं। ये मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। ओके। आपके पास बी 12 की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आपके पास दो चीज की कमी नहीं है। एक, आपके बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, यद्यपि हमने अधिकांश बैक्टीरिया की पॉपुलेशन खत्म कर दी है। ठीक है ना, 10,000 तरह की पॉपुलेशन बताते हैं कुछ डॉक्टर। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, गुड गट या द गट नाम की किताब आई है, उसने कहा कि सिर्फ 2000 बैक्टीरिया, 2000 तरह के बैक्टीरिया हमारे पास बचे पड़े हैं, सब मर चुके हैं। यानी कि आपकी पॉपुलेशन या तो खत्म हो गई है या आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, वो भूखे मर रहे हैं। कहाँ से बनाएंगे आप उसको? फाइबर तो दो। सर फाइबर हम जिस सोर्सेज से हम अभी ले रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या सैलेड्स हो गए, इनके अलावा भी और क्या-क्या फॉर्म हो बहुत सारे सकती है? फाइबर हैं सर। आपका सबसे बढ़िया फाइबर बबूल का छाल होती है। बबूल की छाल? हाँ जी, अकेसिया के नाम से आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। 1 चम्मच लेते रहिएगा, आप देखिएगा पेट कितना बढ़ जाता है। अकेसिया। पाउडर फॉर्म में आता है? जी, कैसे लेना, कब है? कैसे भी लो, कभी ले लो, कैसे भी ले लो, किसी पानी से ले लो, किसी जूस में डाल के ले लो, घर करके ग्राइंड करके ले लो, आ अच्छा, जाए। कोई टाइम नहीं है उसका। सिंपल सी बात है, दवाई थोड़ा ही है। मैं दवाई तो जानता ही नहीं कोई। बबूल की छाल। मैं दवाई नहीं बता, मैं आपको ये कह रहा हूँ, चने का जो ऊपर का छिलका है जिसको आप बेसन निकाल कर फेंक देते हो, वह छिलका सिर्फ आप दोबारा बढ़िया रिफाइंड करके पिसवा लीजिए घर में, 1-2 किलो ले आइएगा और 2 चम्मच ले लीजिएगा और अगले दिन मुझे बताइएगा। न तो आपके पास एनर्जी की कमी होगी। भुना चना? भुना चना नहीं सर, कच्चा चना। कच्चे अच्छा। चने का छिलका हम पशुओं को डालते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना, जिससे वो तंदुरुस्त रहते हैं। और बेसन हम खा जाते हैं। मैं आज उल्टा कह रहा हूँ, बेसन दो दुनिया को खिलाओ बेसनी रोटी, लेकिन आप सिर्फ उस चने को के 2 चम्मच खा लो, पानी से ले लो। जितने भी फ्रूट्स हैं उनके छिलकों को यूज करो। जब आप अनार खा रहे हो, वो जो दाना है ना अनार का, उसे थूकिए मत, उसे चबाइए और चबाकर खा जाइए। वो आपके पेट में नहीं पचेगा, आंत में भी नहीं पचेगा। वो सिर्फ वही भोजन है उन बैक्टीरिया का, और इससे वो बी 12 निकालेंगे। इसबगोल, इसबगोल कहते हैं जिसको, आप इसके बारे में जानते हैं, घर घर में होता रात है। को सोते हुए लेते हैं सब। मैं कह रहा हूँ कभी भी, फिर वही वाली बात है सर ये तो पता नहीं ना लोगों को। सर, ये तो फूड है, कभी भी खा लो। अभी ले आओ, तुम अभी मेरे अच्छा, पानी में किसी डाल भी दो। टाइम खा सकते हैं वो? मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको खाना खाना हो, गुनगुने पानी में 2 चम्मच डालो, जल्दी से डालो नहीं तो वो फूल जाएगा, 50 गुना हो जाता है अपना। उसे पी लो, 1 घंटे बाद खाना खा लो। वो जो फूड है वो आपके पेट में नहीं पचेगा, आंतों में नहीं पचेगा, वो कहाँ जाएगा? वो आपके बैक्टीरिया पर जाएगा। ये सब गोल की कोई एज लिमिट भी होती है कि बूढ़े ही लोग खाएंगे? सर कोई भी जवान खा को सकता है? मैं कह रहा हूँ, ये तो छाल ही तो है एक पेड़ का, ये कोई दवाई थोड़ा ही है। सर ये इन्फॉर्मेशन जनरली क्यों नहीं दी जाती? मतलब डॉक्टर ऐसी चीजें क्यों नहीं बताते इतनी मुझे नहीं फायदेमंद मालूम है? सर, लेकिन एक बात बताता हूँ, मैं एक किताब पढ़ी है मैंने एक डॉक्टर की, उन्होंने लिखा, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर यू आर ए फूल। हम्म। अब तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन अभी जैसे आपने बैक्टीरियाज की बात करी, तो जो गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज हैं, इनसे कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पे? अगर हमारे पास गुड बैक्टीरिया नहीं है तो हमारी जिम हम वी विल डाई। वी विल डाई? यस, इमीडिएटली। मैं आपको अब इस बैक्टीरिया से जुड़ी हुई बीमारी बता देता हूँ। जब आपके गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं हम्म। तो ये वहाँ पर बैड बैक्टीरिया को ये थामे रखते हैं, संभाले रखते हैं। मैं इसके बीच में बता देता हूँ, मैं
अपने एडिटर से कहूँगा कि आपका एक लिंक है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, प्रॉपर इसी टॉपिक पे है, जिसमें आपने चर्निंग भी बताई है कि कब चर्निंग होती है पेट की और कब किस तरह से वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस के लिए मैं वीडियो अलग से डाल दूँगा, जो अभी आप बात कर रहे हैं उसकी। अब आप आगे बताइए, क्योंकि वो वो बहुत बहुत काम की चीज़ है वो भी। हाँ, जब आपके पास गुड बैक्टीरिया नहीं रहे या वो कमज़ोर हो गए क्योंकि आपने उनको खाना नहीं दिया, वो भूखे मर रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? वो अंधेरे में रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होती आपके उस एरिया में, ठीक है ना? उस समय वो आपके साथ एक दोस्ती करते हैं कि आप हमें जगह दो, हम आपको जीवन देंगे। हुँ, आपको वो चीज़ देंगे जो कोई नहीं बना सकता आपके लिए। अगर वो बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो उनको हराकर ऊपर की तरफ आने लगते हैं और कितना आते हैं 30 फीट यानी कि 3 मंजिला मकान के ऊंचाई जितना ये बैड बैक्टीरिया ट्रेवल करके छोटी आंत से बड़ी आंत से छोटी आंत में आते हैं और छोटी आंत में वो अपनी जगह बनाते हैं। आपकी छोटी आंत में बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी पड़ी है। 99% इंडियंस को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसका नाम है सीबो। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब आप जो भी खाएँगे, सबसे पहले वो खाना किसके पास जाएगा? इन बैड बैक्टीरिया के, और वो एक ही चीज़ माँगेंगे, हमें थोड़ा-सा और कार्बोहाइड्रेट दीजिएगा। पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, समोसा खाइए, पकोड़े खाइए। तो जैसे ही आप कुछ भी खाएँगे, ये गैस बनाएँगे, ये पेट को फुलाएँगे, और सारी प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्रॉब्लम और बड़ी करेंगे, जब ये मरते हैं, तो इनकी जो डेड बॉडी है, उसे हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। एंडोटॉक्सिन की खास बात ये होती है कि ये अगर आपके ब्लड में चले गए और ब्लड में जाकर ये आपके लीवर में चले गए तो लीवर सिरोसिस कर देंगे। आँख में चले गए तो आँख का इन्फ्लेमेशन ख़त्म नहीं होगा। अगर ये आपकी मसल में चले गए तो दर्द रहेगा। किडनी में चले गए तो गड़बड़ कर देंगे। कहीं और चले गए तो उसी चीज़ को ख़राब करेंगे, और ये टॉक्सिन्स हैं। अगर ये मीट से आपको मिल जाएँ तो आप चाहे 10 बार छींटे लगा लो, मीट में से ये मरते नहीं हैं। क्योंकि ये तो सिंपल डेड बॉडी है जिसमें ज़हर पड़ा हुआ है। ये एंडोटॉक्सीमिया बहुत बीमारी हम लोगों को चल रही है। जब ये प्रॉब्लम यहाँ पर इन बैक्टीरिया की बढ़ जाती है तो बैड बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी बसा ली। ये आपके मूड को ख़राब करते हैं। आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, लेडीज़ में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, इचिंग होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। पहली बीमारी शुरू हो गई। दूसरी बीमारी इससे भी बड़ी ये है कि जब आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, तो आपका मूड मान लेते हैं आज डाउन है, डाउन ही होता है, या मूड एक्साइटेड स्विंग होता है, जिसको कह सकते हैं। या तो एक्साइटेड है या डाउन है। हाँ, नॉर्मल नहीं है तो या तो ऊपर जा रहा है, हाँ। यानी एक्साइटेड है। अगर आपका मूड एक्साइटेड है तो आपका जो पेट है, जैसे ही आप खाना खाएँगे वो एकदम से ज़्यादा एसिड निकालेगा। इसे आप एसिडिटी कहते हैं। इसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। यानी कि वो जो है एसिड हमारे लिए बढ़िया था। या फिर अगर आप डाउन फ़ील कर रहे हैं तो आपका जो पेट है, वो मिरर करता है आपकी इमोशन को। योर गट मिरर्स योर इमोशन। अगर आप डाउन हैं तो यहाँ पर आपका एसिड कम निकलेगा। अगर एसिड कम निकला तो जितना खाने को एसिड चाहिए था वो नहीं मिला, और वो अध कचरा पचा पचा हुआ फूड आपके आंतों में चला गया और ये वहाँ पर सड़ेगा। इसका नाम सीफो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन, ओवरग्रोथ। और अब आपकी आंतों में बैक्टीरिया और फंगस भरी पड़ी है, और अब आप कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन मंगाया मैंने, ये तो अमेरिकन कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड है, खा लो, कुछ ही नहीं होने का। फिर आप कहते हैं जी अब मैंने चूर्ण खाया था कि वो पेट सफा कर देगा। भैया उससे ये सीबो सीफो ठीक नहीं होते। सीबो सीफो दो चीज़ों ठीक होते हैं। नंबर एक, आप अपनी आंतों में पावर प्रेशर को वाली वेव को पैदा करना जानो जिसको तुम नहीं जानते, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया। हर रात को आपकी आंत एक मोमेंट ऐसा आता है खुद को साफ करती है, लेकिन उसका तो आपको पता नहीं। दूसरा है कि आप अपनी आंतों को समय दो, आप फास्टिंग करिए 17-18 घंटे की, 18 घंटे की, 14 घंटे की तो करिए डेली। और तीसरा काम ये करिए कि आप फाइबर खाइए, क्योंकि फाइबर इनका दुश्मन है, मीठा इनका दोस्त है, दूध इनका दोस्त है, प्रोटीन इनका दोस्त है। कुछ दिन के लिए प्रोटीन मत लीजिए जब तक आंतें साफ ना हो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, रात को खाना टाइम से खा लो और उसके बाद कुछ ना खाओ सुबह तक, 8-9 बजे तक। हर 90 मिनट के बाद खाना जैसे ही पेट खाली होगा, आंतों में जाएगा, जैसे ही पेट आंतों से खाना आंतों से थोड़ा सा आगे को जाएगा, आंतों में आगे जाना शुरू होगा, आपकी आंतों में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट आएगा। वो ऐसा आएगा कि पीछे से वो दबेगी और फिर आगे तक दबेगी, आगे तक दबेगी, उसमें जितना भी बैक्टीरिया है वो सबको बाहर फेंकना शुरू करेगी। लेकिन इसकी शर्त एक ही है कि आपका पेट खाली होना चाहिए।
ऐसे में आपने फिर 11 बजे कोई बिस्किट खा लिया, अब वो फिर 2-3 घंटे वेट करेगा। रात को, और ये 90 मिनट में 1 साइकिल आता है, तो कम से कम आप 5 से 6 साइकिल तो रोज़ाना आप अपनी आँतों को करवाएँ। ये आपकी आँतों की हाउसकीपिंग है, यानी कि वो खुद सफाई कर रही है कि अगले वाला खाना जब आए, तो इस तरह से मैं इसे करूँ। अगर 3 अगर कोर्स आप ये मील नहीं नहीं कर ले रहे हैं, सकते? तो इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं बना कि आप इन एंटीबायोटिक से इनको फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे पेट के। और कभी आपको फंगल इन्फेक्शन बगल में हो रहा है, कभी जांघों में खुजली चल रही है और कभी सर में ऐसे चल रहा है। नहीं, इसमें जैसे हम इंडिया में सर 3 कोर्स मील होता है, उसके बीच में एक चाय पकौड़े होते हैं। तो ये वाला प्रोसेस करने के लिए प्रॉपर कितना मील और कितना ड्यूरेशन एक बस बारी आप दिन में तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई आपको अपनी कसम देकर खिलाता खिलाई रहेगा, देगा? पिलाता रहेगा। रात को रात को आप 8 बजे खाना खा लें, 10-11 तक आपकी आपका पेट खाली हो जाएगा। हुँ, ठीक है ना? 2 ढाई घंटे में वो सारा का सारा आगे जाएगा। फिर धीरे-धीरे उसे आंतें बाहर आगे फेंकेंगी, उसमें से न्यूट्रिएंट निकाल कर, और जैसे ही वो खाली होंगी, तो पता चला कि आप 1 बजे मान लेते हैं या 12 बजे आपका ये साइकिल शुरू हुआ, तो 6 बजे तक आप समझ लीजिए 4 बार तो आ ही गया। इतने से भी काम चल जाएगा। मतलब हर हर डेढ़ घंटे में हो रहा है ये? और अगर आपने 90 मिनट में एक आता है, तो और अगर आपने नाश्ता करना छोड़ दिया, तो और यंग हो जाएँगे आप। सर त्रिफला खाते हैं लोग पेट को सही करने के लिए, तो ये भी नहीं काम करेगा किसी कर भी चीज़? जाएगा, लेकिन इसको आप डाइट नहीं बना सकते। आप बेसिकली आप अपनी आंतों में फाइबर डालिए, फाइबर ओके। डालिए। जितना और आप ज़्यादा फाइबर डालेंगे, हुँ, त्रिफला आपकी आंतों के अंदर लैक्सेटिव का काम कर देगा। लेकिन जब आप फाइबर डालेंगे, तो फाइबर उनका काम कर रहा है जो आपके पेट को ठीक करते हैं। वो जो आर्मी पड़ी है, उसको कब खिलाओगे खाना? हुँ। जो उनका खाना था वो तो सारा पच गया यहीं पर। वो क्या करेंगे वहाँ जाकर? इससे एसिड रिफ्लक्स भी कम हो जाएगा। एसिड, सिंपल एसिड तो इसलिए बन रहा है कि आपका दिमाग जो है इस समय उबल रहा है। आपका जब भी दिमाग उबलेगा किसी भी इश्यू के कारण, वो ये वैगस नर्व के द्वारा आपके जो पेट के सेंसर है उन्हें डिस्टर्ब करेगा। ये किताब मैं अभी पॉडकास्ट के बाद मेरे पास यहीं रखी है, बाय द वे, जिसमें हुँ। ये लिखा हुआ है, और वो डॉक्टर की किताब है। सर ट्राइग्लिसराइड्स भी कंट्रोल हो सकते हैं इसी चीज़ से? बिल्कुल 100%, 100% सर, 101%। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब भी आप यूँ समझिए कि जब भी हम खाना खाते हैं, अगर हमारा माइंड उस समय स्ट्रेस में नहीं है, हम किताब पढ़ते हुए खाना नहीं खा रहे, हम टीवी देखते हुए खाना नहीं खा रहे, हम खाना खाते हुए थोड़ा माइंडफुल हैं और शांत होकर खाना खा रहे हैं और चबा रहे हैं, इस समय उस खाने में क्या-क्या चीज़ें हैं, हमारा माइंड इमीडिएटली इस इन्फॉर्मेशन को हमारे गट को दे देता है। हमें कितना लाइपेज चाहिए, कितना हमें दूसरे एंजाइम्स चाहिए। 3 तरह के हमें एंजाइम चाहिए होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली सिंपल शुगर निकालते हैं। फैट से ट्राइग्लिसराइड को अलग करके फैटी एसिड्स निकालते हैं, और या फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स बनाते हैं। 3 तरह के, याद रखिएगा, ये आपका ब्रेन करता है। और ब्रेन किसके थ्रू करता है? याद रखिएगा, वेगस नर्व के द्वारा। या तो आपने माइंड में उबल रहे हो आप, या फिर आपने वेगस नर्व मार दी है, या फिर आपका खाना ही ऐसा आ गया कि आपका गट ही खत्म हो रहा है। इन तीनों को ठीक नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक चीज़, हम बेसिकली सिम्पटम्स को ठीक करने लगे, गड़बड़ी होगी। आपको एज़ ए होल ठीक करना है। सर इज़ इट फाइन टू टेक मल्टीविटामिन टैबलेट्स? मुझे पता नहीं, कोई ज़रूरत है मैंने तो शरीर नहीं को? ली बहुत दिनों से, कोई ज़रूरत भी 1 नहीं है। साल हो गया। तो मतलब हमें अपनी पूरी बॉडी को सिर्फ़ यहाँ से और यहाँ से सही करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी आप ठीक ही पैदा हुए थे। खराब तो आपने और आपके रिश्तेदारों ने किया है कि 2 पराठे और खा लो। आपकी आदतों ने करा है, ठीक है ना? आपकी आपकी सनक ने किया है। ज़्यादा खाने से कोई तंदुरुस्त हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम खाने से सभी तंदुरुस्त हुए हैं। मैं एक पॉडकास्ट देखा था, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का देखा, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का। उन्होंने क्या बोला कि शराब, दारू जो भी हम बात करते हैं, वो नुकसानदायक नहीं है, किसी के लिए भी। आप उसके साथ जो खाना खाते हो ना, कि आपने फ्राइड फूड खा लिया, आपने चखना खा लिया, चखना मतलब कर रहे हो स्मॉल पोर्शन, लेकिन आप ज़्यादा खा रहे हो उस शराब के साथ, वो नुकसान कर रहा है, शराब नुकसान नहीं कर रही। इसको थोड़ा-सा
अपनी समझदारी से थोड़ा समझाइए सर, कितना समझदारी सही मेरी है? तो नहीं है कि सर मैं पहला ही चैप्टर उनको कहूँगा कि आप वो जो भी हम विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो बीएससी पास हूँ, 3rd डिवीज़न बड़ी मुश्किल से बची थी, तो मेरे से तो वो इंटेलिजेंट ही हैं। लेकिन आप माइंड एंड गट कनेक्शन डॉक्टर इमरान मेयर एमडी की जो किताब है, सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ लें। मुश्किल से एक दिन में 2, 3 या 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, ठीक है ना? आपके गट के अंदर सर और पेट के अंदर, ये मात्र एक पाचक प्रणाली नहीं है, गलत वर्ड है ये। यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। आपके गट को खोलकर अगर फैलाया जाए तो इतना बड़ा है जितना एक बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, और वहाँ पर इतने सेंसर लगे हुए हैं। कितने सेंसर और कितने वहाँ ग्रंथियाँ हैं पता है आपको सर? आपकी बॉडी में जितनी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड है, ठीक है ना? ये इन ग्लैंड्स को हम इकट्ठा कर दें एक तरफ, और आपके गट की जितनी ग्लैंड्स हैं, जो आपके हर एक खाने को सेंस करती हैं, उनको एक साथ इकट्ठा कर दें तो आपकी गट की ग्लैंड्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं गया। जब आप शराब पी रहे हैं, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ पी रहे हैं जो केमिकल भी है और जो एक्साइट कर रही है, जो आपकी बॉडी के लिए बनी नहीं है, वो एकदम से सेंसर बता देंगे कि वी आर नॉट ओके विद इट। आप ऐसे ही नहीं खाते हैं। ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में नमक का फ्री में नहीं दिए जाते वो नट्स, क्योंकि उन्हें पता है कि एकदम से यहाँ सेंसर पे जैसे ही वो टच होगा, एकदम से आपको यहाँ पर नमक की यानी कि सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और सोडियम की ज़रूरत जैसे ही आप पड़ेगी, इसको खाएँगे, और इसको खाते ही एकदम से माइंड कहेगा मुझे अभी यही चीज़ और चाहिए, एंड इट बिकम्स ए वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स। याद रखिएगा, इसीलिए बार्स में वो स्नैक्स जो मिलते हैं, वो फ्री में मिलते हैं, ताकि इन्हें खूब खाते रहो, अगला पैक बनता रहेगा आपका। हुँ, कभी भी अच्छा। आप उन सेंसर्स को क्यों परेशान कर रहे हो? मतलब आपका आपका आपके घर में सब कुछ ठीक-ठाक है, पर आपने कसम खा रखी है, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, पर आपने मेहमान को सुई चुबाने की कसम खा रखी है, कब तक रहेंगे वो यहाँ पर? भागेंगे वो, गाली-गलौच करके भागेंगे। तो भैया क्यों कर रहे हो उनके साथ ऐसा? किसने कहा कि ये नुकसान नहीं करेगा? किसने कह दिया कि नुकसान नहीं करेगा? 5 1 ती 30-40 सेकंड में इमीडिएटली आपका माइंड नहीं बदल जाता? उस समय माइंड बदला तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बदल गए आपके? जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर थे। आप एक यूफ़ोरिया फीलिंग में आ गए। आप वो बतानी शेयर कर देते हो चीज़ें जो नहीं बतानी थी। पहले 2 पैग तक तो आप राज़ी कर दें, "परा तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है", और 5वें पैग पर मार-पीट कर रहे हैं। यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज़ यू हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ योर ऑर्गन्स। आपके हार्मोन्स ही सारे डिस्टर्ब हो गए, और जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो उस समय हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर तो आपकी सेल को बताते हैं कि हम किस सिचुएशन में गुज़र रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, शराब पीना सबसे ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट मोड पैदा करता है आपकी बॉडी को। किसने कह दिया? इवन एक सिगरेट का पफ आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्रिएट कर देता है। जैसा आपके सामने अगर यहाँ पर नाग आ जाए, जितना आप डरते हैं ना, उससे ज़्यादा आप अपनी बॉडी में ये फॉरेन मटेरियल को देकर उससे ज़्यादा आप फाइट एंड फ्लाइट मोड क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें बॉडी को यही समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जीऊँ इस आदमी के साथ, कहाँ फंस गया मैं। आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती है। पूरी चीज़ को नहीं पढ़ते लोग। हमने क्या कर रखा कि बॉडी को मशीन बना लिया। किडनी खराब है, किडनी की दवाई है जी ये। आँख खराब, ये आँख की दवाई है। अरे ना किडनी की दवाई है, ना आँख की दवाई, इस होल को समझो। इट्स नॉट ए मशीन। ये मशीन ना 1970 तक ये मॉडल चलता था मेडिसिन का, कि आदमी के शरीर को आप एक बॉडी मशीन की तरह समझें। उसके बाद ये देखा गया कि भैया एज़ ए होल समझें। बीमारियाँ माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, वैगस नर्व को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी। और बॉडी में अगर आपने गलत चीज़ भर रखी है तो वैगस नर्व आपके दिमाग को खराब कर देगी। आपको पता है आपके शरीर के आपके पेट में अगर गुड बैक्टीरिया नहीं है और एक बैड बैक्टीरिया पहुंच जाए जो बिल्ली के पेट से आता है, उसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अभी गूगल कर लो। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई अगर आपके पेट में आ गया, याद रखिएगा आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। चाकू मार देंगे आप अपने आप को। आप बाइक को ऐसी जगह चलाएंगे 150 की स्पीड पर जहाँ चलनी नहीं थी, और ताकि मौत आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल इसी तरह में करें वो लोग। जैसा मैंने कहा था कि लैक्टोबैसिलस रोटेरी की कमी के कारण आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके बाल खराब होंगे, आपके गाल खराब यानी कि स्किन खराब होगी। लेकिन अगर आपके पास टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है तो ये लिखा हुआ है। आप चैट जीपीटी पर डाल के देखें, अभी गूगल कर लें, अभी किताबें पढ़ लें। मैं 5-7 किताबों के अभी फ़ोटो खींच के दे दूँगा आपको। इसका लेकिन आप तो ये रेफ़रेंस बताया ही नहीं गया। इसका रेफ़रेंस क्या है सर? ये कहाँ से आता है? बिल्ली सॉरी अब ये और बिल्ली के पेट में ये पैदा होता है। बिल्ली स्टूल से अपने उसमें छोड़ती है ये जगह पर किसी बाग-वाग में, या मर गई, ठीक है ना? और वो बैक्टीरिया अब मिट्टी में आ गया, वो 5 साल तक ज़िंदा रहता है।
द गट किताब का नाम है, हरे रंग की उसका कवर है, पढ़ लीजिएगा। पहले उस पे शायद 130वें पेज पर इसका पूरा जिक्र है, ठीक है ना। और करीब 100वें पेज पर माइंड एंड गट कनेक्शन में है। द गट नाम मैं बता रहा हूँ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। उसके बाद ये किसी या तो फ्रूट पर आएगा कि अगर आप जर्मनी में जाएंगे ना, तो वहाँ पर जैसी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर पूछते हैं कि आपके घर में बिल्ली तो नहीं है, कहीं ये बैक्टीरिया आपसे आपके बच्चे में तो ना चला जाए, अदरवाइज ही विल बिकम सो एडवेंचरस कि आप कहेंगे यार इसे मैं कैसे संभालूं। ये तो सारे गेम ऐसे ही कर रहा है कि आई मीन लाइक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है पर्सनल। अगर ये आ गया किसी के शरीर पे तो ये निकलता कैसे है? आपको गुड बैक्टीरिया पे काम करना होगा, आप नहीं निकाल सकते। गुड बैक्टीरिया इनको थामे रखते हैं, वही निकालेंगे, निकालेंगे नहीं, उसको बताए वो पकड़े बैठे रहते हैं। नुकसान नहीं करेगा फिर। हम्म, सर ये ना आज आपने ना बहुत दिमाग घुमाने वाली आपने थ्योरीज दे दी है। मतलब आपने कितनी सारी थ्योरीज को तो फ्लिप कर दिया है और मुझे लगता है कि मैं खुद अब इस पे वापस जाके थोड़ा-सा और रिसर्च करूँगा कि क्या-क्या और हो सकता है। बट दिस वाज़ अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त आज का सेशन रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू। एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ फॉलो राम सर एंड गेट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हिम। इनका अपना खुद का चैनल भी है, आप वहाँ जाके भी इनकी वीडियोज़ देखिए एंड यू विल लव इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।